नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज पहली क्लास है। आज की जो हमारी क्लास है वो नाउन चैप्टर पे आधारित है और इसके अंदर हम लोग नाउन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे उनको डिटेल में। क्लास से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शंस देख लेते हैं कि क्या बताया गया है और फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे। कह रहा है रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज़ एनी एरर इन इट। हमें प्रत्येक वाक्य को पढ़ना है और ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि क्या इसमें कोई एरर है क्या। द एरर इफ़ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये कह रहा है कि अगर एरर होगा तो वाक्य के एक ही हिस्से में होगा, एक भाग में होगा। द वर्ड ऑफ दैट पार्ट इज़ द आंसर, और वह जो पार्ट होगा वही आपका आंसर माना जाएगा। इफ़ देर इज़ नो एरर द आंसर इज़ डी। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो उस स्थिति में आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। आगे कह रहा है इग्नोर द एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ़ एनी। पंक्चुएशन के एरर आपको फाइंड आउट नहीं करने हैं कि जैसे कहीं कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, इस तरीके की गलती आपको नज़रअंदाज करनी है। आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, कि मेरी बहन जो है वो एक के बाद एक पन्ना बाइबल की पुस्तक का पढ़ चुकी है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, नाउन चैप्टर में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर किसी भी प्रेपोजिशन के पीछे और आगे नाउन कैसा हो, सेम हो। दोबारा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ग्रामर में जब हम लोग नाउन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ एक नियम आता है, वह कहता है कि अगर किसी भी प्रेपोजिशन के आगे और पीछे हम सेम नाउन यूज़ करते हैं तो नाउन जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। और इसी कारण यहाँ पेजेस आफ्टर पेजेस बोलना गलत है। करेक्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा पेज आफ्टर पेज, ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? सेंटेंस के पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर है। कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। प्रधानमंत्री जी जो हैं उनसे कहा गया था कि वे पुस्तक का क्या लिखें, फॉरवर्ड लिखें। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से समझना मेरी बात को। वर्ड है हमारे पास फॉरवर्ड। दोस्तों इस शब्द का अर्थ होता है आगे, और इसका एक अपोजिट वर्ड भी आपने कई दफ़ा सुना होगा, वो है बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे। अब यहाँ जो सेंटेंस है उसका मीनिंग समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी से कहा गया कि वे पुस्तक का क्या लिखें, फॉरवर्ड। दोस्तों एक शब्द और होता है हमारे पास, FOREWORD, फॉरवर्ड। ठीक है, ये है फॉरवर्ड, ये है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्र पृष्ठ। क्या अर्थ होता है? अग्र पृष्ठ। किसी भी पुस्तक के अंदर जो पहला पेज होता है जिसके अंदर हम लोग उस पुस्तक के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं या ऑथर के बारे में कोई जानकारी देते हैं तो उसको हम लोग फॉरवर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें इस शब्द की आवश्यकता है, ना कि जो दिया गया है वाक्य में उसकी। इसलिए सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। कह रहा है कि लंबी दूरी की ट्रेन जिसका दुर्घटना हो गई थी या जिसका एक्सीडेंट हो गया था
वो ले जा रही थी या उसमें कौन सवार थे? कुछ फौजी कर्मचारी सवार थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, वर्ड आपको दिया हुआ है पर्सनल। अब इसको ध्यान से समझिएगा, वर्ड है पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है दोस्तों निजी, और आप इसको और क्या बोल सकते हैं, प्राइवेट भी बोल सकते हैं। ये एडजेक्टिव है। अगर हम लोग इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एडजेक्टिव है। एल सफिक्स से जो भी शब्द अंग्रेजी में ख़त्म होते हैं उनको हम लोग विशेषण की तरह उपयोग में लेते हैं। दूसरा एक वर्ड जो है हमारे पास दोस्तों वो है पर्सनल। ये जो है ये नाउन है। इस पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। इस पर्सनल का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय या फिर कर्मचारी। तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है, हमें नाउन, और कौन से नाउन की ज़रूरत है? पर्सनल। तो यहाँ पर सम आर्मी, अब चूंकि प्लूरल चाहिए तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? पर्सनल्स। कि वो ट्रेन जो कुछ फौजी कर्मचारियों को ले जा रही थी, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उसका क्या हो गया? एक्सीडेंट। तो पार्ट सी जो है इसके अंदर यहाँ पर एरर है। पार्ट सी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। कि जापान से जो नौजवान था उसने ये पाया कि पहाड़ की जो चढ़ाई है वो बेहद मुश्किल है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको क्या दिया हुआ है? एसेंट दिया हुआ है। इस एसेंट का मतलब होता है टू परमिट, किसी को अनुमति देना, अनुमति देना। जबकि हमें यहाँ पर बात करनी है पहाड़ की चढ़ाई की, तो उसके लिए जो वर्ड होता है, नाउन होता है, वो होता है एसेंट, ये वाला। और चूंकि पीछे आर्टिकल है, तो आर्टिकल है तो आगे वैसे ही नाउन की संभावना है। तो यहाँ पर जो उचित नाउन होगा वो होगा एसेंट। इस एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई। तो वाक्य का सही अर्थ तब होगा जब ये वाला नाउन हम लोग यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनेगा द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। कि जो नौजवान था जापान से, उसे पहाड़ की जो चढ़ाई थी वो बेहद मुश्किल लगी। तो पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द आइटम्स आई लाइक मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टीक वुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिज़ाइन। ये कह रहा है कि जो भी वहाँ पर सामान था, आइटम्स थे, प्रोडक्ट थे, उसमें से मुझे बेहद पसंदीदा वो आए जिनके ऊपर रोजवुड कार्विंग्स और टीक वुड फर्नीचर उनको पसंद आया, जो कि डच डिज़ाइन का था। डच मतलब हॉलैंड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए नाउन एक आपको नज़र आ रहा है फर्नीचर्स, इस पर गौर करिए दोस्तों। फर्नीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले आपको ये समझना है कि फर्नीचर जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में है। कौन से नाउन की कैटेगरी में है? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में है। अब यहाँ एक चीज़ आपको ज़रूरी समझनी है कि अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसके साथ हम लोग एस या ईएस का उपयोग नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। एक चीज़ आपको अनकाउंटेबल नाउन के लिए ये भी याद रखनी है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल ए और एन का उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ फर्नीचर्स लिखना सरासर गलत हुआ। आपको कौन से नाउन का यूज़ करना पड़ेगा? फर्नीचर। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि क्या फर्नीचर को हम लोग काउंटेबल नाउन में चेंज कर सकते हैं? तो जवाब है जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो भी उसके लिए एक फ्रेज़ हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको फर्नीचर को काउंटेबल नाउन में यूज़ करना है तो हम लोग इससे पहले एक फ्रेज़ का यूज़ करेंगे, और वो फ्रेज़ आपका कौन सा है? वो फ्रेज़ है अ पीस ऑफ। तो जैसे ही आप ये फ्रेज़ इससे पहले प्रीफिक्स में लगा देंगे तो अ पीस ऑफ फर्नीचर जो है वो एक काउंटेबल नाउन में चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अ पीस ऑफ फर्नीचर कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो अगर आप इसको
प्लूरल में यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक दूसरी फ्रेज़ का यूज़ करेंगे। ए जो है वो टू में चेंज हो जाएगा, पीस की जगह पीसेज हो जाएगा, 2 पीसेज ऑफ फर्नीचर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी जो है वो ये है कि हर सिचुएशन में जो आपका फर्नीचर है वो फर्नीचर ही रहेगा, उसके अंदर हम लोग कभी भी एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल डिटेल थी वो मैंने आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। फाइनली जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द फील्ड द क्राउड बर्स्ट इनटू एप्लॉज बट सम चीयर्स वर हर्ड टू, नो एरर। कह रहा है कि जब फुटबॉल टीम मैदान पे पहुंची तो जो भीड़ है, बर्स्ट इनटू एप्लॉज का मतलब होता है तालियों की गड़गड़ाहट वहाँ पे हुई, लेकिन क्या हुआ, सम चीयर्स वर हर्ड टू, लेकिन कुछ चीयर्स भी वहाँ पर सुनी गई। दोस्तों ये बट जो है इसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसको हम लोग कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हिंदी में अगर मैं थोड़ा सा जाऊं तो विरोधाभास को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? विरोधाभास को प्रकट करता है। तो अगर यहाँ पर बट है तो पीछे आपने पॉजिटिव बात करी है कि भाई तालियों की गड़गड़ाहट थी, तो दूसरी तरफ चीयर्स, तो चीयर्स भी भाई किसी को चीयर अप करना, मोटिवेट करना, किसी को प्रेज करना। तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन का कंजंक्शन है तो फिर आगे पॉजिटिव बात नहीं हो सकती, नेगेटिव बात होनी चाहिए। अब इस सेंटेंस को ठीक करने के 2 तरीके हैं कि या तो आप लिख दीजिए कि क्राउड बर्स्ट इनटू एप्लॉज एंड सम चीयर्स वर हर्ड टू, कि भाई वहाँ पे प्रशंसा भी हुई, साथ ही साथ कुछ चीयर भी किया गया उनको। या फिर अगर कॉन्ट्राडिक्शन वाले कंजंक्शन को आप कैरी करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर चीयर्स को हटाकर बूज जो है कर दीजिए। बूज का मतलब होता है कि भी ऐसी ध्वनि जो किसी को चिढ़ाने के संदर्भ में की जाती है। तो यहाँ पर सी पार्ट जो है वो उसमें एरर हो जाएगा कि व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द फील्ड, कि जब फुटबॉल टीम जो है मैदान पे गई तो भीड़ जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से उन्होंने स्वागत किया, लेकिन कुछ लोग जो है वो उनको क्या कर रहे थे, चिढ़ा भी रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे। अब देखिए बूज जो है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल वर्ड है, तो सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा कि हम लोग यहाँ पे कौन सा वर्ड ले लें, एक ऐसा वर्ड ले लें जो थोड़ा सा फॉर्मल है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं अब्यूजेज। अब्यूज़ का मतलब होता है अभद्र टिप्पणी करना, गाली गलौज करना। तो यहाँ पर ये सबसे ठीक हो जाएगा कि व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द फील्ड द क्राउड बर्स्ट इनटू एप्लॉज बट सम अब्यूजेज वर हर्ड टू, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनको गाली गलौज कर रहे थे, अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। तो फाइनली जो है अब्यूजेज यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट करेक्शन होगा। जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो मैंने सारी आपको इसके अंदर बता दी है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। कंप्लेनेंट किसको बोलते हैं दोस्तों? वर्ड होता है हमारे पास कंप्लेन। तो कंप्लेन जो है ये तो आपको मीनिंग देता है शिकायत करना, ये वर्ब है आपका। यहाँ से दूसरा जो वर्ड बनता है वो बनता है कंप्लेंट, ये नाउन है। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, और ये जो वर्ड है कंप्लेनेंट ये होता है जो शिकायत करने वाला होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शिकायतकर्ता। तो ये कह रहा है कि जो शिकायत करता था, कंप्लेनेंट था, उसको वकील ने कहा कि भाई आप पेपर पे साइन करिए। देखिए आम बोलचाल में हम लोग साइन काफ़ी यूज़ करते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, लेकिन साइन जो है वो एक स्लैंग वर्ड है। स्लैंग वर्ड क्या होता है कि भाई जो आम बोलचाल में यूज़ होते हैं बट टेक्निकली फॉर्मली लैंग्वेज के अंदर उन शब्दों को स्थान नहीं मिला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर साइन लिखना सरासर गलत होगा। इस साइन की जगह हमें कौन सा नाउन यूज़ करना पड़ेगा? हमें नाउन यूज़ करना पड़ेगा सिग्नेचर। कौन सा नाउन यूज़ करना पड़ेगा? सिग्नेचर नाउन यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी जो है ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी, कि जो आसपास का खूबसूरत वातावरण जो था, स्थान था, उसने मुझे इंचेंट किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ब हमें सीखने को मिल रहा है, अच्छा वर्ड है, वर्ब है ये इंचेंट। इसका मतलब होता है टू अट्रैक्ट। हिंदी में अगर हम लोग देखें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आकर्षित करना। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, एक शब्द लिखा हुआ है सराउंडिंग। दोस्तों सराउंडिंग जो शब्द है इसका मतलब होता है एरिया, क्षेत्र। लेकिन नियर बाई एरिया के लिए जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो है सराउंडिंग्स। नियर बाई एरिया के लिए जो प्रॉपर वर्ड है, प्रॉपर नाउन है, वो है सराउंडिंग्स। तो हम लोग यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि जो आसपास का जो वातावरण था या जो एरिया था उसने मुझे आकर्षित किया था। तो सराउंडिंग की जगह कौन सा नाउन आ जाएगा, सराउंडिंग्स। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में एरर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नो पोर्टर। पोर्टर का अर्थ क्या होता है, कूली। कह रहा है चूंकि कोई भी कूली जो है वो उपस्थित नहीं था, इसलिए उसे अपना सामान स्वयं ढोना पड़ा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लगेजेस लिखा हुआ है। दोस्तों लगेज की अगर बात करें तो लगेज जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब होता है सामान। अभी आपको सिखाया था कि अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस का उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ लगेजेस लिखना सरासर गलत है। लगेजेस के स्थान पे किसका उपयोग किया जाएगा, लगेज का उपयोग किया जाएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में एरर है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड। ये कह रहा है कि जो टेबल है, जो मेज है, उसके जो पाए हैं वो बहुत ही खूबसूरती से उनके ऊपर कारीगरी की गई है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है टेबल्स लेग्स। दोस्तों जब भी हम लोग नाउन चैप्टर पे बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं नाउन एंड केसेस, और नाउन एंड केसेस में हम लोग चर्चा करते हैं पजेसिव केस की। पजेसिव केस के लिए अगर अपन बोले तो हिंदी में इसको कारक बोला जाता है। जैसे हिंदी भाषा में एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से जोड़ने के लिए का, के, की इत्यादि शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में पजेसिव केस। अब यहाँ हम लोग बोलना चाह रहे हैं क्या, टेबल के पाए, क्योंकि हम लोग टेबल और लेग दोनों को रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ आपको दिया हुआ है टेबल के। अब जिन दो नाउन को हम लोग जोड़ रहे हैं, नाउन नंबर 1 और यहाँ पर नाउन नंबर 2, दोनों नाउन कैसे हैं, नॉन लिविंग है। दोनों नाउन कैसे हैं, नॉन लिविंग है। तो हम लोग पजेसिव केस के अंदर ये चीज़ सीखते हैं कि अगर हमें दो नॉन लिविंग नाउन को जोड़ना है तो हमें कौन सा पजेसिव केस यूज़ करना है, ऑफ। साथ ही साथ दूसरी हम लोग ये भी सीखते हैं कि जब दो नॉन लिविंग नाउन को हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं, ना कि लेफ़्ट टू राइट। तीसरी चीज़ समझिए, अपोस्ट्रोफी एस जो है वो कब यूज़ किया जाता है, कि जब हम लोग दो लिविंग नाउन को क्या करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो। तो यहाँ टेबल और लेग दो नॉन लिविंग नाउन को जोड़ना है, तो यहाँ पर टेबल्स लेग की स्थान पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेग्स ऑफ टेबल। एक तो हमें राइट टू लेफ्ट चलना है और पजेसिव केस कौन सा यूज़ करना है, ऑफ। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द लेग्स ऑफ टेबल हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, कि कश्मीर जो है वहाँ का जो नेचर है, वहाँ का जो बाहरी आवरण है, बड़ा ही खूबसूरत है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, नाउन पे फोकस करिए। हम नाउन पढ़ते हैं सीनरी।
ये नाउन जो है दोस्तों अंग्रेज़ी में अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। अभी अभी हम लोग सीख के आए हैं कि अनकाउंटेबल नाउन में एस या ईएस का उपयोग नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि उसका प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ सीनरीज लिखना सरासर गलत हो गया, सीनरी लिखना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब वर दी ओनली इक्विपमेंट्स दैट फेल टू परफॉर्म वेल इन आउटर स्पेस। ये कह रहा है कि स्काई लैब के ऊपर जो कुछ टाइल्स थी वो ही एक ऐसे इक्विपमेंट थे जो आउटर स्पेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, नाउन हमें एक नज़र आ रहा है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है मेनली औजार वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें जो आपको काम करने में मदद करे। तो ये नाउन जो है दोस्तों अंग्रेज़ी में अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। अभी अभी पढ़ के आए हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस लगाना संभव नहीं है, इसलिए इक्विपमेंट्स के स्थान पर इक्विपमेंट का उपयोग करेंगे। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो गया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू द एक्यूरेट डेट ऑफ माई डिपार्चर येट। ये कह रहा है कि मेरे लिए अभी हाल फिलहाल ये संभव नहीं है कि मैं तुम्हें अपने जाने की निश्चित तारीख के बारे में जानकारी दे दूं। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, दी एक्यूरेट डेट। दोस्तों डेट जो है ये यहाँ पर नाउन है, एक्यूरेट जो है ये है यहाँ पर हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव से पहले यहाँ आपको आर्टिकल द नज़र आ रहा है। दोस्तों आर्टिकल द जो है ये सेंटेंस में किसी भी नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, निश्चित। अब हम लोग किसी निश्चित दिनांक की तो बात कर नहीं रहे, केवल इतना बता रहे हैं कि ये संभव नहीं है कि मैं अभी आपको एक दिनांक दे पाऊँ कि मैं कब जाने वाला हूँ। तो यहाँ ये आर्टिकल ठीक नहीं है। और एक्यूरेट की अगर बात करें तो आर्टिकल यहाँ इससे पहले हमें लेना है, एक्यूरेट से पहले तो जो शब्द है ए वो हमें हिंदी वॉवेल का साउंड देता है। किसका साउंड देता है? हिंदी वॉवेल का। तो हिंदी वॉवेल का अगर साउंड दे रहा है तो हमें यहाँ कौन सा आर्टिकल एप्रोप्रिएट होगा? एन। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू एन एक्यूरेट डेट। साथ ही साथ आप इस एडजेक्टिव को भी चेंज करें, यहाँ पर एक्यूरेट से ज़्यादा होगा, या तो फिक्स बोलें या क्या बोलें? एग्जैक्ट डेट। तो और भी ज़्यादा सेंटेंस आपका अच्छा लगेगा। तो सेंटेंस की अगर बात करें तो पार्ट बी के अंदर यहाँ पर जो है एरर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है दिस मीजोगाइनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउसमेड्स। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको समझिए, मीजोगाइनिस्ट। दोस्तों मीजो जो रूट वर्ड है ये एक रूट वर्ड है, और मीजो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? हेट, यानी कि नफरत। क्या मीनिंग होता है? किसी से घृणा, नफरत। अब दूसरा रूट वर्ड जो है इसमें है वो गायनी। गायनी का मतलब होता है वुमन। तो फाइनली जो वर्ड हमें मिला मीजोगाइनिस्ट, तो मीजोगाइनिस्ट है इसका मतलब होता है हेटर ऑफ वुमन। जो महिलाओं से नफरत करे उसको हम लोग मीजोगाइनिस्ट बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो मीजोगाइनिस्ट है वो नफरत करती है सारी मदर इन लॉज से, लेडी डॉक्टर्स से और हाउसमेड्स से। मदर इन लॉज मतलब सास। हम यहाँ पर नाउन चैप्टर में एक पॉइंट पढ़ते हैं कंपाउंड नाउन। क्या पढ़ते हैं? कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है? तो दोस्तों कंपाउंड नाउन वो नाउन है जो एक या दो नाउन से मिलकर के बनता है। तो यहाँ मदर और लॉ दो नाउन है, मिलकर क्या बना? मदर इन लॉ। अब जब कंपाउंड नाउन पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एक चीज़ सीखते हैं कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल जब भी हम लोग बनाते हैं तो एस या ईएस फर्स्ट वर्ड के साथ लगता है, ना कि लास्ट वर्ड के साथ। तो इसलिए मदर इन लॉ का जो करेक्ट प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा मदर्स इन लॉ। तो ये करेक्शन हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में जो है यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू।
ये कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैनी वर्क्स। दोस्तों वर्क की अगर मैं बात करूँ तो वर्क का अर्थ क्या है? कार्य। ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो हम लोग क्या नहीं लगा सकते? एस या ई एस। तो यहाँ इसलिए वर्क्स के स्थान पर क्या आएगा? वर्क। दूसरी चीज़ एक और समझिए दोस्तों, हमारे पास दो एडजेक्टिव हैं। कौन कौन से? एक तो मैनी है और एक मच है। ये दोनों एडजेक्टिव हैं। मैनी जो है दोस्तों एज ए एडजेक्टिव कौन से नाउन को क्वालिफाई करता है? काउंटेबल नाउन को। काउंटेबल नाउन की विशेषता बताता है कौन सा एडजेक्टिव? मैनी। और मच जो है वो कैसे नाउन की विशेषता बताता है? अनकाउंटेबल नाउन की विशेषता बताता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप वर्क्स की जगह वर्क करेंगे तो ये साथ ही साथ एडजेक्टिव भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फाइनल करेक्शन होगा वो होगा मच वर्क, और सेंटेंस के सी पार्ट में एरर हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव मच वर्क टू डू, कि मेरे पास काफ़ी काम है करने के लिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अभी अभी आपको मैंने किसी क्वेश्चन में बताया था कि इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो एस या एस लगाना संभव नहीं है। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में एरर हो गया। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रायन एंड शेली। कह रहा है मुझे ब्रायन और शेली की कविताएं पढ़ना पसंद है। यहाँ ध्यान दीजिए, दिखा हुआ है पोएट्री। दोस्तों पोएट्री जो है ये अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, कविता जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो अगर अनकाउंटेबल है तो इसके साथ एस या एस लगाना पॉसिबल नहीं है। इस कारण पोएट्रीज के स्थान पर क्या आएगा? पोएट्री आएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। मैनेजर ने काफ़ी ज़्यादा मापदंड रखे हैं पोस्ट के लिए। यहाँ ध्यान दीजिए, क्राइटेरियंस लिखा हुआ। दोस्तों ये एक लैटिन भाषा का शब्द है क्राइटेरियो। दोस्तों क्राइटेरियो जो है ये सिंगुलर होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है मापदंड। दोस्तों आप जब इस नाउन को प्लूरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इसका प्लूरल फॉर्म जो होता है वो होता है क्राइटेरिया। प्लूरल फॉर्म क्या होता है? क्राइटेरिया। अब एक चीज़ और ही लगे हाथ समझ लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि अगर आपको कहीं पर भी ये स्ट्रक्चर नज़र आ जाए ए नंबर ऑफ, तो उसके बाद में आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है? प्लूरल। साथ ही साथ अगर कोई वर्ब यूज़ करनी पड़ जाए तो उसका भी ध्यान रखिए, वो वर्ब कैसी होती है? प्लूरल होती है। तो यहाँ पर दोस्तों ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन चाहिए। अब ये जो आपने प्लूरल बनाया ये गलत बना दिया, क्योंकि भी क्राइटेरियो का प्लूरल तो क्राइटेरिया होता है। तो इसलिए सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में। क्राइटेरियंस की जगह कौन सा नाउन चाहिए? क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स मैनी गुड एडवाइसेस। कह रहा है कि जो किताब है काफ़ी आसान भाषा में लिखी हुई है और इसलिए बच्चों के लिए बहुत ठीक है, क्योंकि उसमें बच्चों के हिसाब से बहुत सारी अच्छी सलाह है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है एडवाइसेस। दोस्तों समझिएगा, नाउन है मेरे पास एडवाइस। एक वर्ड आपने और देखा होगा अपने जीवन काल में, ADVISE। अब यहाँ समझिएगा दोस्तों, जब सी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये नाउन है और एस की बात करता हूँ तो ये वर्ब है। साथ ही साथ ये जो नाउन है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, एडवाइस, जिसका मतलब क्या होता है? सलाह। अब आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल के साथ एस या एस पॉसिबल नहीं है, इसलिए एडवाइसेस के स्थान पर क्या आएगा? एडवाइस आएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो गया। अगला कह रहा है मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। कह रहा है कि ज़्यादातर लोग इन दिनों स्वाइन फ्लू नामक बीमारी से भयभीत हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, मोस्ट पीपल का मतलब होता है ऑल पीपल, यानी कि सारे लोग। अब हम जो बोलना चाहते हैं वो ये बोलना चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग भयभीत हैं। सारे लोग तो भयभीत हो नहीं सकते, तो इसलिए मोस्ट पीपल की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? मोस्ट ऑफ दी पीपल। हमें क्या लिखना पड़ेगा?
मोस्ट ऑफ द पीपल, जिसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर लोग इन दिनों स्वाइन फ्लू से भयभीत हैं। कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक। अभी अभी आपको बताया था किसी वाक्य में कि पोएट्री जो है, कविता, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या एस लगाना संभव नहीं है। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, कि वो जो घर है किससे बना हुआ है? पत्थर से। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, स्टोन की अगर मैं बात करूँ, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, नाउन है। दोस्तों अगर मेरे सामने कुछ पत्थर रखे हुए हैं तो मैं उनको गिन के बता सकता हूँ कि भाई एक से ज़्यादा पत्थर है, तो स्टोन्स मैंने कह दिया। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम लोग उसको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, कभी भी स्टोन्स नहीं बोलते। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये घर पत्थरों का बना हुआ है कि पत्थर का बना हुआ है? पत्थर का बना हुआ है, मेनली यही बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ स्टोन्स के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा? स्टोन लिखना पड़ेगा, ये अप्रोप्रिएट नाउन होगा। दूसरा तरीका इसको करने का ये भी है, कुछ ग्रामेरियंस ये भी कहते हैं कि स्टोन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो अगर स्टोन अनकाउंटेबल है तो एस या एस लगाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टोन्स के स्थान पर क्या आएगा? स्टोन। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। अगला देखिए, कह रहा है संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। कह रहा है कि संतोष जो है वो अपना जीवन बिताता है उन्हीं सिद्धांतों से जिनमें वो मानता है या उन पे विश्वास करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नाउन जो है वो एक तो है अपने पास प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मीनिंग जो है वो होता है हेडमास्टर या प्रधानाचार्य। दूसरा जो है नाउन वो है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस, हिंदी में अगर बोले तो नियम कानून। नियम कानून। तो यहाँ एप्रोप्रिएट जो नाउन है वो ये वाला प्रिंसिपल्स नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग ये वाला प्रिंसिपल्स यूज़ करेंगे कि संतोष उन सिद्धांतों पर अपना जीवन बिताना चाहता है जिनमें वो मानता है या भरोसा करता है। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में एरर हो गया। आगे देखिए, ये कह रहा है देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। तुम्हारे लिए इस कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है। दोस्तों प्लेस जो है इसका तो मतलब क्या होता है? स्थान। जबकि आपको अगर ये बताना है कि भाई यहाँ पर कोई खाली जगह नहीं है, एम्प्टी जगह नहीं है, तो उसके लिए कौन सा नाउन यूज़ करते हैं हम लोग? स्पेस। तो इसलिए यहाँ पर प्लेस को किससे रिप्लेस कर देंगे? स्पेस से। तो यहाँ पर पार्ट बी में एरर होगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा देयर इज़ नो स्पेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। अगला देखिए, लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट्स टू कम। कह रहा है कि पिछले सप्ताह जो एक बहुत ही तेज़ी से जो उछाल आया है बीफ मीट की कीमतों में, उससे ये इशारा मिल रहा है कि आने वाले समय में मीट की कीमत और ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों ये बेसिकली प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आ गया। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इंडिकेशन जो नाउन है उसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है, ना कि फॉर का। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में एरर है। कह रहा है दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज़ नो प्लेस इनसाइड। वे लोग ऑडिटोरियम के गेट पे खड़े हैं क्योंकि अंदर जगह नहीं है। अभी अभी आपको मैंने बताया था कि अगर जगह नहीं हो, खाली जगह के लिए कौन सा वर्ड, कौन सा नाउन? स्पेस यहाँ पर ठीक होगा। पार्ट सी में एरर होगा कि देयर इज़ नो स्पेस इनसाइड, अंदर जगह नहीं है, इसलिए कह रहा है कि वो बाहर खड़े हैं। आगे कह रहा है वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स इन दिस शॉप। क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरीके का। आप जानते हैं कि फर्नीचर अनकाउंटेबल है, और अगर अनकाउंटेबल है तो एस या ई एस लगाना संभव नहीं है, तो फर्नीचर्स के स्थान पे फर्नीचर आ जाएगा। पार्ट बी जो है उचित जवाब है। आगे बढ़ते हैं,
कह रहा है वी शुड अरेंज फॉर ए पोर्टर एज लगेजेस आर हैवी। कह रहा है कि हमें कूली की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि सामान बहुत भारी है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लगेज जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। लगेजेस के स्थान पे लगेज होगा। सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है। अगला प्रश्न, हरी लॉस्ट ए 100 रुपीज़ नोट यस्टरडे। ये कह रहा है कि हरी कल एक 100 रुपये का नोट खो दिया था। देखिए दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। आर्टिकल ए जो है वो अंग्रेज़ी में सिंगुलर को डिनोट करता है। तो एक 100 का नोट है तो ए 100 रुपीज़ नहीं होगा। यहाँ पर हमें कौन से नाउन का यूज़ करना पड़ेगा, रुपी का। सेंटेंस के पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अंतिम सवाल स्क्रीन पे आ गया है। हर सेशन में हम लोग 30-30 प्रश्नों को लेंगे। कह रहा है स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था आज के सेशन का, सेम वही कंसेप्ट है कि प्रेपोजिशन के आगे और पीछे नाउन हमेशा अगर सेम हो तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसलिए जो एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होगा वो होगा स्पीकर आफ्टर स्पीकर। तो इस लिहाज से सेंटेंस के पार्ट ए में एरर हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।